करीब 19 साल की एक लड़की एक नौकरी की तलाश में थी और नौकरी के लिए वह इधर उधर अपने रिज्यूम बायोडाटा लगा रही थी। आखिरकार एक फाइनेंस कंपनी से उसके पास कॉल आता है। लड़की वहां जाती है, इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। जो उसने इंटरव्यू में वादा किया था कि वह पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से कंपनी में काम करेगी, ठीक वैसे ही करके दिखाती भी है। उसका काम उस कंपनी के मालिक को इतना पसंद आता है कि उस लड़की की छोटी सी छोटी बातों का भी ख्याल रखा जाता था। ना जाने कब उस कंपनी के मालिक, जो कि शादीशुदा होता है, उस लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ वह शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। यह बीते बीते समय लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। आखिरकार इन दोनों के बीच में जो मालिक होता है, साथ ही वो जो लड़की होती है, उसके बीच में एक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। जैसे ही तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो यहाँ पर एक कत्ल होता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप में होता है। लाश के टुकड़े किए जाते हैं और सूटकेस में पैक कर दिए जाते हैं और यह सूटकेस चलकर लगभग 972 किलोमीटर दूर जाकर पहुंच जाता है। यह घटनाक्रम का जब खुलासा होता है, ना केवल जहां सूटकेस मिलता है वहां, बल्कि जहां से चलता है वहां 2 प्रदेशों में इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है। आज की इस कहानी जो सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि कुछ ऐसे रिश्ते जो जानबूझकर बनाए जाते हैं, उसकी वजह से कितनी व्यवस्थाएं, विपत्तियां बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है मॉडल टाउन। दरअसल बात कर रही हूँ 13 नवंबर 2020 की। एक व्यक्ति जो कि फाइनेंसर कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम नीरज गुप्ता होता है, जो कि अचानक से लापता हो जाता है। अगले दिन यानी कि दीपावली का त्योहार है और घर वाले जब परेशान हो जाते हैं, खासकर उसकी पत्नी आंचल गुप्ता ने अपने हर किसी मिलने वाले से और जो उस कंपनी में काम करता है, उन सब से पूछताछ करने की कोशिश की। नीरज गुप्ता का कहीं कोई अता पता नहीं है और उनका 13 नवंबर 2020 से नंबर भी बंद आ रहा है। आखिरकार संपर्क हो तो कैसे हो। उनके खास दोस्त होते हैं जिनका नाम मनदीप मित्तल होता है। बात वहां तक पहुंचती है। मनदीप मित्तल कहता है कि भाभी जी, अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अपने दोस्त को हर हाल में ढूंढ कर ले आऊँगा। बात ढूंढ कर लाने की थी। आखिरकार मनदीप मित्तल जब थक जाता है, हार जाता है और वो उसके हर संभव जो प्रयास थे वो सब विफल हो जाते हैं, तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरा दोस्त है जिसकी उम्र आज की तारीख में लगभग 46 साल के आसपास है, 46 ईयर का वो है और वो अचानक से लापता हो गया है, गुम हो गया है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? जैसे ही बात मदद की आती है, पुलिस कहती है कि आप चिंता ना करो, हम उसे ढूंढेंगे, उसको तलाश करेंगे। आखिरकार 13 तारीख को वो गायब होता है। 14 नवंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज की जाती है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, इस तरह से एक एक करके दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। आखिरकार 18 नवंबर 2020 की यह बातें पत्नी आंचल गुप्ता पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की है, काम करती है, जिसका नाम फैजन पठान है। वो लड़की ना तो संपर्क कर रही है, जबकि हमारी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखती थी। वह आती थी, जाती थी, सब कुछ, लेकिन उसके बारे में कोई, जब से वह गायब हुई है तब से उसने उन्हें जानने की कोशिश नहीं की है। हो न हो इस केस में, उनके गायब होने की, उनकी गुमशुदगी में इस फैजल पठान की जो लड़की है, इसका जरूर कुछ न कुछ रोल है।
पुलिस इस मामले को 18 नवंबर 2020 को गंभीरता से लेती है। आखिरकार फैजल, जो फैजल पठान लड़की होती है, वो पुलिस उसके पास पहुंचती है, उससे बातचीत करती है। पुलिस के आमने सामने हालांकि कई कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। 3 नाम सामने आते हैं। जब 3 नाम सामने आते हैं, जिसमें एक खुद फैजल खान का नाम होता है, लड़की का उसकी माँ होती है जिसका नाम शाहीन नाज होता है, और एक लड़का होता है जुबैर। आखिरकार 3 नाम आते हैं। पुलिस इन तीनों को ही हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, उसने बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद यह पता चलता है कि लगभग अब से इस व्यक्ति के गायब होने से 10 साल पहले इस फैजल खान नाम की लड़की ने इसकी कंपनी में नीरज गुप्ता की आवेदन किया था, अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद वहाँ वो अपना काम पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करती थी, और ईमानदारी से काम करते करते कब वो बॉस के इतने नज़दीक पहुँच जाती है कि बॉस के बीच में और उसके बीच में दोनों की फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। वो उसको ऐसा रखता था जैसे पति और पत्नी की तरह। जब जब वो शादी की बात होती थी तो अपने घर वालों, परिवार वालों से साफ इनकार कर देती थी, लेकिन माँ शाहीन नाज ने जिद पकड़ ली कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारी उम्र ठीक ठाक हो रही है। जब माँ ने जिद की, तब जाके तीसरे शख्स यानी कि जुबैर की एंट्री होती है। जुबैर ने इस रिश्ते की बात तय हो जाती है, और फैजल खान ने यह बात अपने बॉस को, नीरज गुप्ता को यह जाहिर कर दी कि मेरी शादी की बात चल रही है, मेरी माँ यह चाहती है और यह रिश्ता टिक नहीं पाएगा। इसलिए जब जब यह बात की जाती है तो नीरज गुप्ता को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और नीरज गुप्ता कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ से आकर बात करूँगा। आखिरकार नीरज गुप्ता आदर्श नगर केबल पार्क एक्सटेंशन में वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर फैजल खान अपनी माँ शाहीन नाज के साथ रह रही थी। वहाँ जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उसकी माँ शाहीन नाज को इतना गुस्सा आता है कि वहाँ पास में एक ईंट पड़ी थी। गुस्से में वो ईंट उठाती है और नीरज गुप्ता के सर में मार देती है। जैसे ही नीरज गुप्ता के सर में ईंट मारी जाती है, यह वह भी टाइम था यहाँ पर उन जो जुबैर था वह भी मौके पर था, और जो इसकी जो मंगेतर लड़की है फैजल खान वह भी थी, और इसकी माँ भी थी। और यहाँ पर जब इसकी नीरज गुप्ता की एंट्री होती है और माँ और इनके बीच में जो कहा सुनी होती है, ईंट सर में मारी जाती है, ईंट लगते ही गुड़ जाता है। इसके बाद गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ता है कि रसोई में जाते हैं, वहाँ से चाकू उठाते हैं और एक के बाद एक कई वार कर दिए जाते हैं। कई वार करने के बाद साथ ही उसको रॉड से भी मारा जाता है। अब यहाँ जब लगातार उसके एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है, उसे भारी वस्तु से या रॉड से या चाकू से मारा जा रहा है, तो वह ज़्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार उसकी सांसें थम जाती है। जैसे ही सांसें थमती है, अब ये तीनों के तीनों ही प्लानिंग करने लगते हैं। फैजल खान, उसका मंगेतर जुबैर, उसकी माँ शाहीन नाज कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। अब इन्होंने प्लान किया कि क्यों न इस लाश को ठिकाने लगाया जाए और लाश को इतनी दूर पहुंचा दिया जाए जिससे कि लाश अगर मिल भी जाए पुलिस को या किसी को, तो यह कोई पता ना कर पाए कि आखिरकार ये लाश आई है तो कहाँ से आई है। दरअसल जुबैर जो होता है वो पेंट्री में काम करता है, जो रेलवे की पेंट्री जहाँ पर खाना बनता है, लोगों को खाना सर्व किया जाता है। तभी वह तय कर लेता है कि एक काम करो, इस लाश को एक बैग के अंदर पैक करो, और पैक करने के दौरान लाश के टुकड़े करने पड़ते हैं। टुकड़े करके उस लाश को एक बैग में पैक किया जाता है। यहीं से एक कार बुक की जाती है और कार वाले से कहा जाता है कि मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाए। अब
जुबैर उस बैग को लेकर कार में रखता है। कार में रखकर सीधा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां क्योंकि उसको पूरी जानकारी है, वो वहां पर ड्यूटी करता है, नौकरी करता है। पेंट्री में कब आना है, कब जाना है, कहाँ से सामान लेकर जा सकते हैं, कहाँ से रोकथाम नहीं होगी, उस बैग को लेकर चल देता है। हजारों लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। दीपावली का पर्व भी था। लोग अपने अपने घरों को निकल रहे थे और उसके पास एक बैग होता है जुबैर के पास, और बैग लेकर वो व्यक्ति सीधा जुबैर के पास से जुबैर निकल कर जुबैर के पास बैग होता है। बैग में लाश होती है। उसके स्टाफ वाले ने पूछा, कितना बड़ा बैग लेकर आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, कोई नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे कुछ दिन रुकना पड़ सकता है, इसलिए मैं कुछ अपना सामान है वो लेके जा रहा हूँ। बैग में लाश थी। राजधानी एक्सप्रेस जो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन चलकर सीधा गोवा के लिए जाने वाली होती है, उसी में वह अपना ड्यूटी भी करता है। उसी में अपनी बैग को रखता है। बैग के यानी कि सूटकेस के अंदर लाश होती है और लाश रख के वो चल देता है। उसकी नज़र आज अपने काम पर उतनी नहीं थी जितना कि हर दिन होती थी। वो जब जब इधर उधर भटकता था, जाता था, तो सबसे पहले आकर उस बैग की तरफ देखता था। इस तरह से सफ़र शुरू हो जाता है और वो जो सफ़र था उसे ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितना लंबा सफ़र है। अब दिल्ली राज्य निकल जाता है, उसके बाद और राज्य निकल जाते हैं और गुजरात राज्य आ जाता है। और जैसे ही गुजरात राज्य आता है तो गुजरात में एक जगह लगती है बड़ोदरा, और बड़ोदरा के पास एक जगह है करजन, जो कि बताया जाता है कि भरूच इलाके में यह है। और यह दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगभग 972 किलोमीटर दूर होता है। और यह 972 किलोमीटर दूर जाकर इस लाश को, इस बैग को फेंक देता है। यह बैग 14 नवंबर को स्थानीय पुलिस को मिल जाता है। और स्थानीय पुलिस को जब 14 नवंबर को मिलता है तो वो पुलिस में हर आसपास के थानों को सूचना देते हैं। पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज चलाते हैं कि एक लाश मिली है जो टुकड़ों में है, बैग के अंदर पैक है, तो जिसको भी इसके बारे में जानकारी देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। गुजरात पुलिस अपने स्तर से प्रयास कर रही थी और दिल्ली पुलिस इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। आखिरकार इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर चुका था, नीरज गुप्ता, उसकी पत्नी ने जाकर एक महिला पर जाहिर किया। संदेह जाहिर होने के बाद आखिरकार पुलिस सक्रिय होती है। फिर वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो ट्रेन गुजर रही थी उस रास्ते से इन्होंने कहाँ बैग फेंका था उसके बारे में जब पता निकाला जाता है तो भरूच के इलाके में वो बैग आखिरकार मिल जाता है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। इसमें जुबैर और इसकी मंगेतर फैजल खान, और फैजल खान की माँ होती है शाहीन नाज, इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम की गूंज 2 राज्यों में फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह अलग होने के कई और तरीके हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कत्ल करके उसके टुकड़े किए और उसकी पत्नी को बेवा कर दिया, उसके बच्चों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया और खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, तीनों के तीनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। हालांकि मैंने यह जानने की कोशिश की कि लगभग 4-5 साल इस घटनाक्रम को बीत चुके हैं। इसमें कोर्ट की तरफ से क्या मामला आया है तो अभी इसमें कोई ज़्यादा अपडेट मिल नहीं पाया, लेकिन इस घटना ने पूरे दिल्ली प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो झूठ की बुनियाद पर रखे जाते हैं। यहाँ एक तरह से झूठ ही कहा जाएगा। लड़की वाले हालांकि अपनी ईमानदारी से काम कर रही थी, वह जानते हुए कि जिसके साथ काम करती है वह एक शादीशुदा व्यक्ति है, उसके बच्चे हैं, उसके बावजूद भी वह उसके साथ रिलेशनशिप में पहुंच जाती है, उसके करीब पहुंच जाती है, और जबकि वो चाहती तो शायद इस रिश्ते को वो ऐसा रिश्ता नहीं बनाती
और अपनी माँ बाप की मर्जी से हो सकता है शादी वादी कर लेती। अगर उसे रिश्ता बनाना ही था तो वो इतनी जल्दी अपनी माँ की बातों में क्यों आई कि उसने उज़ैर से शादी करने, जुबैर से शादी करने के लिए वो तैयार हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे वीडियोस के लिए, राशिफल के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।